अभी जस्ट 10th क्लास खत्म करके 11th क्लास में आए हैं, ठीक है, और हमने ले लिया है पीसीबी या फिर पीसीएम। तो भाई क्या हो गया यहाँ पे, हमारे पास फिजिक्स तो कांस्टेंट है ना। फिजिक्स आप पीसीबी लो या पीसीएम लो या पीसीबीएम लो, कुछ भी लो भाई, सब में फिजिक्स तो पढ़ना ही है आपको। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ मैथमेटिक्स टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। अब ये मैथमेटिकल्स जो हमारे चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर काम आएगी इस पूरी सीरीज के अंदर। तो बच्चे ये जेई के लिए काम में आएगा और ये नीट के लिए काम में आएगी, आपकी क्लास 11th में हेल्पफुल रहेगा, 12th में हेल्पफुल रहेगा, बीएससी एमएससी, यानी जहां तक भी आप क्या करने जा रहे हो, जहां तक भी आप फिजिक्स पढ़ोगे वहां तक ये सारे मैथमेटिकल टूल आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चे फिजिक्स इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, यानी इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स छुपी पड़ी है, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो भाई इसमें कंसेप्ट तो बहुत ही कम है, 20% मानूं मैं, बट जो मेन जो काम है वो मैथमेटिक्स का, यहाँ पे 80% काम मैथमेटिक्स का है, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं, ग्राफ समझते हैं। तो जो फिजिक्स है वो थ्योरी इसमें कम है, मैथ ज्यादा है। तो इसलिए हमें क्लास 11th में हम आए हैं, अगर हमारा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है या हमारे पास मैथ्स नहीं है, तो हमें कुछ मैथ्स के चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है बच्चे डिफरेंशिएशन। आइए हम इसको शुरू करते हैं। देखो कंप्लीट स्टडी और मस्त तरीके से यहाँ पे हम इसको सीखने वाले हैं, एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है क्या नहीं होता। तो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, जिसको कुछ नहीं आता उसको सब कुछ आ जाएगा ये लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो एक चीज होता है बच्चे फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस बच्चे एक ऐसा डिफरेंस जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझ आनी चाहिए। अब फाइनाइट डिफरेंस कैसे, जैसे मान लो इनिशियल कोई वैल्यू हमारे पास एक्स आई की इनिशियल वैल्यू 9 है और मान लो एक्स की हमारे पास फाइनल वैल्यू हो गई 12। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल, तो आप बोलोगे डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन एक्स इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 12 माइनस 9, सो वी गोट 3। सो 3 इज अ फाइनाइट चेंज, वी कैन नोट इसको नोटिफाई कर पा रहे हैं इजिली। तो ये हमारा होता है बच्चे फाइनाइट चेंज। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है, यानी डेल्टा x की जो हमारी वैल्यू है बच्चे वो आई है 3। तो 3 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वैल्यू है x की वो इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है भाई। 9 थी फिर क्या हुआ 12। अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। मान लो केस 2, अगर इनिशियल वैल्यू हमारे पे होती 7 और फाइनल वैल्यू हो जाती 2, तो फिर क्या होता चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इज 2, इनिशियल इज 7, so final 2 minus 7 we got -5, so -5, so dx जो हमारा डेल्टा x है वो हमारा आया नेगेटिव। तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। तो आपको यहाँ से डेल्टा ये समझ आना चाहिए कि अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग वैल्यू है, डेल्टा एक्स नेगेटिव जाता है तो डिक्रीजिंग वैल्यू को यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तीसरा केस और लास्ट केस है इसका ये कि फाइनल और इनिशियल अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाए, तो बच्चे ऐसे केस में क्या होगा, डेल्टा कितना निकलेगा, तो डेल्टा आएगा 0, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि चेंज 0 आया इसके अंदर, यानी कि कांस्टेंट के अंदर चेंज 0 आता है। जैसे 5 हमें पता है एक नंबर है और नंबर क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का जो चेंज है वो ऑलवेज 0। भाई 5 कैन नॉट चेंज, 5 5 ही है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट, तो आपको फाइनाइट डिफरेंस आई होप समझ आया होगा। फाइनाइट डिफरेंस को हम दिखाते हैं डेल्टा से। अब नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस होता है वो होता है इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, यानी बहुत ही ज्यादा छोटा डिफरेंस। अब बहुत ही ज्यादा छोटे डिफरेंस को हम दिखाते हैं डी से। देखो फाइनाइट डिफरेंस को दिखाते थे डेल्टा से, वो नोटिसेबल चेंज था। अब ये नोटिसेबल चेंज नहीं है, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है जिसको हम दिखाएंगे स्मॉल डी से। मान लेते हैं इनिशियल में कोई वैल्यू हमारे पास 7 और फाइनल वो वैल्यू हो गई हमारे पास 7.000000 आगे ऐसे ऐसे कंटिन्यू 1। तो यहाँ पे जो चेंज है वो कैसे दिखाएंगे, डी से। तो एक्स में चेंज निकाल रहा हूं तो मैं बोलूंगा डी एक्स, यानी चेंज इन एक्स। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करेंगे तो हमारे पास चेंज कितना आएगा 0.0001, क्योंकि जब हम इस पूरे फाइनल में से ये माइनस करेंगे तो 7 माइनस हो जाएगा केवल, और बचेगा पॉइंट के बाद सारी वैल्यू। तो दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। तो बच्चे ऐसी स्मॉल डिफरेंस को दिखाने के लिए जिस पॉइंट या जिस हम सिंबल का यूज करेंगे उसका नाम है डी।
ठीक है। अब देखो, अगर सेम केस जैसा हमने पहले पढ़ा, अगर यहाँ पे dx की वैल्यू पॉजिटिव आई तो यानी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे फाइन इनिशियल थी 7 और फाइनल हो गई 7 पॉइंट समथिंग, यानी है ना कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ है, छोटा सा इंक्रीमेंट हुआ है बट कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे अगर dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो x में इंक्रीजमेंट हो गया यानी वैल्यू बढ़ती है, और अगर dx की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अगर x हमारा कांस्टेंट हो गया तो dx की वैल्यू बच्चे कितनी है, 0। ठीक है, तो यहाँ से आई होप 2 कंसेप्ट हमें यहाँ से इजीली समझ आ गए हैं, एक फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है और एक फाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे चीजों को समझते हैं, आगे कंसेप्ट हम बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं देखो इनिशियल में कोई 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस कवर किया है किसी बंदे ने। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, फिर वो ऑब्जेक्ट 2 सेकंड बाद हम देखते हैं तो उसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है, और 4 सेकंड पे वो जा चुका है 10 मीटर पे, और फिर जैसे हमने गए 6 पे तो वो चला गया है 20 मीटर का डिस्टेंस उसने क्या कर लिया बच्चे यहाँ पे ट्रेवल। तो 0 से लेके 2 टाइम तक अगर हम देखें तो x में कितना चेंज आया है। अब x में चेंज कैसे निकालते हैं, अभी हम सीखा है फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो फाइनल हम कितने पर पहुंच गए हैं 4 पे, इनिशियल हम कितने पर था 0 पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो डेल्टा x की वैल्यू हमें क्या मिली 4। ऐसे ही टाइम इनिशियल में कितना था 0, फाइनल में कितना हो गया 2, तो डेल्टा t अगर मैं निकालूं तो कितना निकलेगा 2 माइनस 0, तो वी गोट 2। तो चेंज इन टाइम 2 मिला हमको। अगर मैं 2 से लेके 4 तक के पीरियड की बात करता हूं तो यहाँ पे चेंज इन x कितना हुआ, अब हम कहां पर पहुंच गए 10 पे, इनिशियल कहां पर थे 4 पर थे, तो यहाँ पे चेंज कितना हो गया हमारे पास, चेंज हमारे पास हो गया 6, यानी डेल्टा x की वैल्यू हमें कितनी मिली 6। सेम डेल्टा t कितना चेंज हुआ यहाँ पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी टाइम हो चुका है 4, इनिशियल कितना टाइम था 2, तो 4 माइनस 2 कितना टाइम बचा हमारे पास यहाँ पे चेंज, यानी कि 2 टाइम हमको मिल चुका है। अब हम बात करते हैं 4 से लेके 6 सेकंड के बीच का डिफरेंस। तो डेल्टा x 20 हो जाएगा, यानी फाइनल 20, इनिशियल 10, 20 माइनस 10 वी गोट डेल्टा x 10 एंड वी हैव डेल्टा t सेम 6 माइनस 4 2। सो हमें यहाँ से पता चला कि जब हम 0 टाइम से लेके 6 टाइम तक गए कहीं पे जिसमें हमने डिस्टेंस कवर कराया 0 से लेके 20 तक, तो हमें यहाँ पे दो चीजें मिली हैं, दो क्वांटिटीज मिली हैं हमें। एक मिला है बच्चे क्या, चेंज इन क्या डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन बोल सकते हैं, और ये चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, अगर मैं क्या करूं चेंज ऑफ x और चेंज ऑफ t का रेशियो ले लें, यानी डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t कर दें, तो मुझे यहां से रेट पता लग जाएगा कि किस रेट से हमारी वैल्यू चेंज हुई। देखो चलो मानते हैं, ऊपर रखा 4 नीचे रखा 2, 4 और 2, आंसर आया 2 मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड निकाल ली हमने, स्पीड ही तो आई है कि कितना मीटर चेंज हो रहा है कितनी सेकंड में, ये हमें बता रहा है। फिर नीचे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी सेम 6 अपॉन में 3, तो यहाँ पे कितना है 3 मीटर पर सेकंड। दिस इज रेट, किस रेट से हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, उसी को तो स्पीड बोलते हैं ना। सेम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है ये हमको बता रहा है ये दोनों का रेशियो, जिसको हम पढ़ेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हमें क्या बता रहा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ हमारा एक्स की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है। तो ये हमको बताता है कौन, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, विच इज नोन एज स्पीड इन अवर केस। अगर हमने यहाँ पे एक को डिस्टेंस ले लिया और एक को टाइम ले लिया तो ये हमको स्पीड बता रहा है चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप आई होप समझ आ गए हो कि इसको पढ़ते कैसे, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दिस इज चेंज एक्स में कितना चेंज आया है और टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई कर दूं तो इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि एक्स में कितना चेंज आ रहा है वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आगे और चलते हैं। ठीक है, फिर और चीजें क्लियर होंगी। अब देखो मान लो क्या मानते हैं, देखो सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास y एक फंक्शन है
y इज अ फंक्शन ऑफ x, y एक फंक्शन है x का, ठीक है। इसको थोड़ा और इजी अगर मैं इसको कर दूं तो थोड़ा इजी हम इसको ऐसे कर पाएंगे कि मान लो y बराबर, ये कलर शायद आपको ना दिखे, y बराबर 2x प्लस 1 है अगर मान लो, तो अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1, तो y की वैल्यू आएगी हमारी 3, ठीक है। अगर मैं x बराबर 2 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी कि हमारे पास 5 आएगी। तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ पता लग रही है कि अगर मैं y की वैल्यू चेंज या x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, पहले 1 थी फिर मैंने क्या कर दी उसे 2, तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी y की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। तो यही y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ऐसा कोई फंक्शन है, तो हमें यहाँ से एक चीज समझ आई, क्या समझ आया, हमें यहाँ से ये समझ आया कि अगर हम डेल्टा x यानी चेंज करते हैं किसके अंदर, x के अंदर चेंज करते हैं, तो डेल्टा y हमको मिलेगा, यानी चेंज इन y भी हमें मिलेगा, जैसे अभी हमने देखा। अगर इन दोनों का मैं रेशो बना लूँ यानी डेल्टा y बाई डेल्टा x कर दूँ, तो इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y में कितना चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपने देखा होगा 9th क्लास में या कहीं भी अभी आगे देखोगे, वैसे अगर कहीं पे dy बाई dt लिखा मिले तो इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ v, यानी v में कितना चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। आई होप आपको ये पढ़ना आ चुका है कि इसको हम ऐसे पढ़ते कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है बच्चे, फाइनाइट डिफरेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा का यूज करा है। अगर डिफरेंस हमारा कैसा हो जाए, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस हो जाए, तो यहीं से हमारा कंसेप्ट आएगा डिफरेंशिएशन, जो कि आपका बहुत ज्यादा साथ देने वाला है, ठीक है। आगे मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अब की बार मैंने डेल्टा x चेंज नहीं करा, नोटिसेबल चेंज नहीं, अब मैंने बहुत छोटा चेंज किया है जिसको मैंने नाम दिया डेल्टा x। तो ये इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है किसके अंदर, x के अंदर। अगर मैं x के अंदर छोटा चेंज करूंगा तो y के अंदर भी कैसा चेंज हो जाएगा, तो y के अंदर भी बच्चों छोटा सा चेंज होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से dy बाई डी एक्स करता हूं तो ये क्या है बच्चे, ये इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y में किसी एक इंस्टेंट पर हम यहाँ पे बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट पे निकाल सकते हैं कि y में कितना चेंज हुआ है x के रिस्पेक्ट में। तो इसी dy बाई डी एक्स को बच्चों हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स करा है। इसी को बच्चे हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ते हैं। इसको लिखने का तरीका है, dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y डैश, या इसको हम लिख सकते हैं f डैश x। तो दीज आर मतलब टाइप्स हाउ वी कैन रिप्रेजेंट आवर डेरिवेटिव्स, dy बाई डी एक्स, y डैश f डैश x, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेन ये दो हैं जो इनको हम ज्यादातर यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स और y डैश, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। आगे अब इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, यानी डिफरेंशिएशन का, व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको ये ग्राफ बना के समझते हैं। देखो ये मान लो हमारे पास एक ग्राफ है, ये x एक्सिस हो गया और ये हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। अब इसमें हम लेते हैं कर्व, कोई अपना एक कर्व लेते हैं ऐसे, ये हमारा कर्व गया कोई, ठीक है, ज्यादा लीनियर हो गया, थोड़ा ऐसा कर, ये हमारा कोई कर्व गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पे दो पॉइंट मानते हैं और वो पॉइंट बहुत ज्यादा पास पास हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। एक पॉइंट का नाम हमने दिया a और एक पॉइंट हमने नाम दिया है b। अब ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा करीब है, इतना करीब के एक पॉइंट है तो एक पॉइंट बिल्कुल उसके बराबर में, बट आपको समझाने के लिए इसको ग्राफ पे थोड़ा दूर दिखाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज है हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हम बोलेंगे ये x पर कितनी दूरी पर है, तो ये हम बोल रहे हैं xi दूरी पर है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो xi है, कलर चेंज करते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक का यानी xf है। तो ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बहुत छोटा चेंज है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा ग्राफ को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। तो बच्चे ये क्या है, ये हमारा डेल्टा यहाँ तक f हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पे xi हो गया इनिशियल। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, क्या ये स्मॉल चेंज दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, तो ये हमें इसको dx बोल देता हूँ, यहाँ पे ये छोटा सा चेंज बता रहा है।
यानी डी एक्स बराबर क्या हो जा रहा है, एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अब सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये जो वैल्यू है इसको बोलेंगे वाई आई, यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई, और कोई पार्टिकल ये यहाँ पे पहुंच गया, इसको हम बोलेंगे क्या, वाई एफ। तो ये वाई एफ तक पहुंच चुका है। अगर मैं ये वाला बात करूं तो दिस इज चेंज इन क्या, चेंज इन वाई। सो दिस इज चेंज इन वाई, जिसको हम बोल सकते हैं डी वाई, और ये क्या हो गया, डी एक्स। अच्छा चलो, अगर ये डी एक्स, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, डी एक्स। अगर ये वाली लाइन डी वाई, तो इसके सामने वाली ये वाली लाइन भी डी वाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ों को देखते हैं। ये जो हमारा बना है पूरा का पूरा, इसको हम ले लेते हैं बाहर। ये हो गया हमारा डी वाई, और ये हो गया हमारा डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली लाइन हमारी जा रही है ऐसे। अब ये लाइंस बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है, यानी A टेंड्स टू B है। ए टेंड्स टू बी का मतलब है ए इज वेरी वेरी, और वेरी वेरी, जितने वेरी लगाने चाहते हो उतने लगा लो, वेरी वेरी क्लोज टू बी, यानी ए हमारा बहुत ही ज्यादा बी के क्या है बच्चे, क्लोज है। तो इसको हम लिखते हैं ए टेंड्स टू बी। ये हमारा पॉइंट है ए, ये पॉइंट हमारा है बी। अब देखते हैं क्या, अब एक चीज हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला के, जिसका नाम होता है टेंजेंट। ये दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मिलाया, और ये हमने एक चीज ड्रॉ करी जिसको हम नाम देते हैं टेंजेंट। अब देखते हैं टेंजेंट का कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। मान लो ये थीटा एंगल बना रही है टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस का, ठीक है, तो जितना एंगल ये बना रहा लगभग उतना ही सेम एंगल हमारा ये बनेगा, जिसको हम नाम देंगे थीटा। ठीक, तो अब ये थीटा जब हम निकालेंगे, अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आप लोगों को पता है, P अपॉन P, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर ये थीटा है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया डी वाई, और बेस क्या हो गया डी एक्स। तो बच्चों ये क्या निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। और डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आया, टेन थीटा के। और टेन थीटा क्या देता है आपको, टेन थीटा देता है बच्चे स्लोप की वैल्यू। तो टेन थीटा क्या बताता है आपको, स्लोप बताता है कि ये जो हमारा ये है ना, ये जो ये कितना स्लोप है, यानी कितना गिरा हुआ है एक्स एक्सिस। मान लो ये देखो एक्स एक्सिस है, ये स्लोप है कि ये कितना मतलब ढालान एक तरीके से। तो ये स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसे ऐसे स्लोप की वैल्यू क्या होती है, आई होप यू नो द स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये टेन है, टेन हमको क्या बताता है, टेन हमको बताता है स्लोप के बारे में। ठीक है, ये हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। टेन थीटा हमें देता है स्लोप की वैल्यू, ठीक है, जिसको आप m से लिखते थे। तो m बराबर हमारा क्या आ गया, टेन बराबर क्या निकाला हमने, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या बता रहा है, तो बच्चे डी वाई बाई डी एक्स हमें बता रहा है स्लोप की वैल्यू। तो यानी अगर कहीं अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, हम किसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें क्या देता है, स्लोप देता है। किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी हमारा जो टेंजेंट है वो कितना स्लोप हमारा बनाने लग रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप, यानी अगर हम कहीं पर भी डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल वे में हम वहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। बट एक्चुअल में चीजें क्या है, ये दिस इज गिव अस द चेंज। डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई में कितना चेंज हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा ठीक है, आई होप ये आपको डाइजेस्ट हो गया होगा, यानी आपकी चीजें समझ आ चुकी हैं। ठीक है, हाँ, अब आगे जाने से पहले हमें एक और चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। देखो जैसे टेन की कुछ वैल्यूज पे बात करते हैं। जैसे टेन जीरो की वैल्यू हमारी होती है जीरो, ठीक। टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, और 1060 की वैल्यू होती है √3। अब √3 होता है 1.7। अब यहाँ से मुझे एक चीज समझ आ रही है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे मेरा थीटा इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे मेरी टेन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज।
आई होप ये बात आपको समझ आ गई यहाँ से कि जैसे जैसे मेरा थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेरा स्लोप भी, वैसे मेरा टेन थीटा इंक्रीज होगा। और टेन थीटा हमें किसकी वैल्यू देता है बच्चे? स्लोप की वैल्यू देता है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्लोप भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अच्छा, समझते हैं कैसे स्लोप की बात कर रहे हैं हम। देखो मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस पर ये कोई थीटा है, मान लो थीटा हमारा है 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूँ तो स्लोप बराबर होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा यानी टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3। तो हमारी वैल्यू यह आई, ठीक है, ओके। अब मैंने इसको बढ़ा दिया और एंगल को मैंने ये कर दिया इतना। अब मान लेते चलो क्या करें, स्लोप दूसरा बनाते हैं। देखो अभी तो मेरा एंगल ये था, अब हमने इसको चेंज करके एंगल कुछ इतना कर दिया और मान लेते हैं ये जो थीटा है ये नया वाला 60 हो गया, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ये वाली वैल्यू क्या थी? कम थी, है ना। और ये वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी? इंक्रीज हो गई। तो आप यहाँ देखो स्लोप भी तो इंक्रीज हो रहा है। पहले हमारा कोई एंगल इतना था और अब ये जो हमारी लाइन है ये एक्चुअल में कहाँ पहुंच चुकी है? यहाँ। तो स्लोप क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। तो हमें यहाँ से एक कंसेप्ट समझ आता है कि जैसे जैसे क्या, जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ेगा एक्स के साथ वैसे वैसे हमारा जो स्लोप है वो भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आप यहाँ पे समझ चुके हो। अब इसमें एक और चीज आपको समझनी है स्लोप को लेके, ठीक है। अब स्लोप की वैल्यू देखो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है। देखो हाँ यहाँ से बना हुआ है। अब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगी? देखो अगर जो हमारा थीटा है वो एक्यूट एंगल बनाए तो जो हमारा स्लोप है यानी एम है वो आएगा पॉजिटिव। बट अगर ये थीटा हमारा कैसा हो जाए? ऑब्ट्यूज एंगल बनाने लगे। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है बताओ आप कमेंट करके, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो किससे बड़ा हो? मोर देन 90। 90 से तो बड़ा हो बट लेस देन 180। 180 से कम और 90 से बड़ा जो एंगल होगा उसे ऑब्ट्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक। अब हम इस पे, ये हमारा स्लोप है। तो एंगल कैसे जानते हैं मुझे आप, आई होप आप जानते हो, ठीक है। तो एक्स से हम देखते हैं कि ये कितने एंगल बना रहा है। मान लो ये 45 बना रहा है तो tan 45 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आई पॉजिटिव में। बट मान लो अगर ये लाइन हमारी अब ये ऐसे एंगल बनाए तो ये x के साथ एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। तो बच्चों ये ऑब्ट्यूज एंगल हो चुका है क्योंकि 90 डिग्री से अब इंक्रीमेंट आ गया इसमें। तो यहाँ पे अब tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री वाला एक लाइन बनाऊं तो tan की, अगर ये हो गया हमारा थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 180 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे करके नहीं 180 नहीं, लोगों को मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे tan की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारी कितनी थी? केवल 45, जो कि कैसा एंगल बना रहा है? एक्यूट। यहाँ पे एंगल कैसा बनाने लग रहा है? ऑब्ट्यूज। जब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो बच्चे tan की जो वैल्यू है यानी जो स्लोप की वैल्यू है वो आने लगेगी किसमें? माइनस में। अब इसको एक तरीके से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। वो कैसे? वो कुछ ऐसे है कि देखो अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर स्लोप हमारा ऐसी लाइन है जो ऐसे इंक्लाइन हो तो m की वैल्यू पॉजिटिव हम लेके चलते हैं। बट अगर स्लोप ऐसे हो जाए, यानी अगर हम इधर से काउंट कर लें x की वैल्यू, काउंट कैसे करनी चाहिए थी हमें? ऐसे। बट ऑब्ट्यूज एंगल फिर हमें निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक ट्रिक लगाते हैं कि हम एंगल को उल्टा कैलकुलेट करते हैं। जब हम उल्टा एंगल कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे? स्टार्टिंग में माइनस नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर ये हमारा इधर से हमने कैलकुलेट करा और ये मान लो थीटा निकला 45, तो tan, इसमें अगर हम m निकालेंगे तो m बराबर आ जाएगा माइनस tan थीटा, क्योंकि माइनस लेना पड़ेगा, इधर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इधर से कैलकुलेट करते तो पॉजिटिव लेते, फिर वो मतलब जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के
रेशो वगैरह है ना, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, सब करके वो माइनस ही आ जाना है। तो आप इधर से निकालो या इधर से निकालो, इधर से थोड़ा आसान पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे tan 45, यानी m की वैल्यू आ जाएगी मेरी -1। और ये अगर मान लो थीटा 45 है तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास +1। तो सिंपल बात क्या है कि अगर हम वैल्यू इधर से कैलकुलेट करें थीटा, तो जो m की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, और अगर हम इस साइड से कैलकुलेट करें थीटा तो m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, बट एंगल 90 से छोटा होना चाहिए दोनों केसेस में, ठीक है। 90 से बड़ा होते ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो अगर इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 90 से छोटा है तो m पॉजिटिव, और अगर हम इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो एंगल अगर 90 से छोटा है तो हम m को हम लेके चलेंगे नेगेटिव। आई होप ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गई होगी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, आई होप अब आप क्वेश्चन करने के लायक हो चुके हो। तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि हमारे पास ये एक कोई भी ऐसा कर्व है, इस पर पॉइंट ए है और एक पॉइंट हमारा बी है और एक पॉइंट हमारे पास क्या है, सी है। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने क्या बताया, स्लोप dy बाई डी एक्स का, यानी स्लोप निकाल दो। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें dy बाई डी एक्स देगा, तो हमें ये कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालो ए बी और सी पे। तो हम क्या निकालेंगे इजिली स्लोप, सबसे पहले बी पे निकालते हैं। देखो तो स्लोप कैसे निकालेंगे, अब ये हमारी कोई, सबसे पहले हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट हमारा बी है तो इससे अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट। अब ये टेंजेंट हमें क्या देगा, ये टेंजेंट हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू देगा अगर हम इसका टेंजेंट का स्लोप निकालें, ठीक बात है। अब ये जो हमारा टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बच्चे ये एंगल बना रहा है 0 डिग्री का। तो जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप होता है tan थीटा, तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो b के साथ ये स्लोप कितना बना रहा है हमारा, 0 एट b, यानी भाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है ना b पर वो आ गई 0। अब दूसरा बोल रहा है वो a पर कितना होगा, तो a पे जब हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट जो ड्रॉ करी, तो हम यहाँ पे एंगल बन गया 37 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बन गया, 37 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पे एम ए निकालेंगे, यानी स्लोप निकालेंगे ए पॉइंट पे, तो क्या बनेगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इज 37 हेयर। तो हमें क्या मिल जाएगा, 37 की वैल्यू होती है 3/4। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना आएगा बच्चे, वो आएगा 3/4। अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव, अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में, तो बच्चे यहाँ आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हम यहाँ पे थीटा कहाँ से कैलकुलेट करा, हमने थीटा हमने इधर से कैलकुलेट करा है, और हमारी लाइन इस तरीके से इंक्लाइंड है। अब दूसरे पॉइंट सी पर आ जाते हैं। सी पर जब हम आएंगे तो टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस पॉइंट को लेके एक टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, और एक सीधी ले जाओ नीचे की तरफ। जब हम इसे नीचे ले गए तो हमें यहाँ पे एंगल मिला 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री का बन रहा है। अच्छा अब देखो हमें एंगल लेना है ऐसे, बट ये 90 से ज्यादा हो रहा है, तो इधर से नेगेटिव वाला गेम आएगा, फिर हम आसान करते हैं। तो हम एंगल अब लेते हैं इधर से। जब हम इधर से लेंगे तो हमें एम किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। तो tan थीटा निकालते हैं, तो -tan 45, और आंसर आ जाएगा 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हमें ओवरऑल मिला -1। तो एट पॉइंट सी, यानी सी पॉइंट पे जो हमारा स्लोप है वो हमको कितना मिल गया, -1 मिल चुका है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, क्वेश्चन आपने इजिली समझ चुके हो। अगर आप ये क्वेश्चन समझ रहे हो ना, तो आप नीट जेई और कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम देने लायक आप बन जाओगे। तो ध्यान से आपको ये सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने बात करी dy बाई डी एक्स। अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपसे अगर पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स का अगर ये हमें कर्व मिल रहा है तो ये पॉजिटिव है स्लोप या नेगेटिव, तो क्या करेंगे, आगे लाइन को मिलाएंगे, एक्स के साथ एंगल निकालेंगे। अगर एंगल इधर से हमारा आ रहा है 90 से छोटा, तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो कैसा आएगा बच्चे, नेगेटिव। इसको हम पीछे मिलाते हैं, अगर हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं 90 से छोटा रहना चाहिए एंगल, छोटा ही है, तो dy बाई डी एक्स कैसा हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझे, ठीक है। अच्छा वैल्यू कैसी है इसमें, तो बच्चे वैल्यू इसमें कांस्टेंट चेंज आ रहा है dy बाई डी एक्स। अगर सीधी लाइन आती है ना, तो यानी कांस्टेंट वैल्यू में चेंज आ रहा है, यानी जितना x में चेंज आ रहा है उतना ही y में चेंज आ रहा है। तो अगर कहीं भी स्ट्रेट लाइन मिले तो वैल्यू हमारी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। और dy बाई डी एक्स अगर इधर से हम इंक्लाइन है तो नेगेटिव, और इधर से इंक्लाइन है तो पॉजिटिव आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके अब देखो एक यहाँ से एक नया कंसेप्ट आपका बनाऊं, उससे पहले आपको कुछ चीज सिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। देखो अभी हमने क्या देखा कि जैसे जैसे
टेन की जो वैल्यू थी, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, वैसे वैसे हमारी टेन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। बट अगर थीटा माइनस में हो और माइनस में थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो, यानी अगर हम अभी समझाता हूँ आपको, अगर अभी हम मान लो अगर माइनस साइन है, माइनस साइन में थीटा की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो तो जैसे टेन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बट साइन कैसा आ जाएगा, माइनस। तो अगर चीजें माइनस में इंक्रीज हो रही हैं तो एक्चुअल में वो क्या हो रहा है, एक्चुअल में वो चीज क्या हो रही है, डिक्रीज। क्योंकि देखो माइनस साइन आ गया और वैल्यू पहले 1 थी, फिर माइनस 1.7 हुई, तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, बट माइनस अगर साइन लग गया है तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो क्या हो चुका है बच्चे, यहाँ पे कौन सी वैल्यू बढ़ी है, तो वैल्यू बढ़ी है -1। तो ओवरऑल यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर हम स्लोप देखो, अगर हम स्लोप यहाँ से निकालते रहे ना एक्स एक्सिस के साथ, तो जैसे जैसे हमारा स्लोप बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी m की वैल्यू भी बढ़ रही है। बट अगर हम स्लोप इधर से निकालें तो जैसे जैसे हमारा स्लोप बढ़ेगा, जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज होगा, वैसे वैसे m की वैल्यू भी बढ़ेगी, बट नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव साइन के साथ जब इंक्रीज होगा तो एक्चुअल में वैल्यू क्या हो रही है, वहां पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आओ अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं प्रीवियस पेज पे। देखो जैसे ये कोई हमारा एक स्लोप हमें दिया हुआ है x और t के बीच में, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव, यानी स्लोप हमारा इस पे नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो देखो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इजी चीज़ क्या है जो आपको अप्लाई करनी है किसी भी ग्राफ के ऊपर, वो है आप टेंजेंट ड्रॉ करो। मान लो कोई भी एक पॉइंट ले लो आप ये, और इस पे आप ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दिया। अब देखो एंगल 90 डिग्री से कम रहना चाहिए, तो अगर इधर से मैं निकालूं तो एंगल तो बड़ा हो जाएगा 90 से, तो हम निकालते हैं इधर, तो 90 से छोटा रहेगा। तो अगर इधर से निकालते हैं तो एंगल कैसा आता है, माइनस, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमारा हो गया कैंसिल। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बचता है, ठीक है। आपको पता है ऑप्शन डी ही आंसर है क्योंकि ग्रीन पहले से कलर्ड है। तो डी वाई बाई डी एक्स तो हो गया हमारा नेगेटिव, बट वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, हमको कैसे पता लगेगा। ये पता करने के लिए हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। दो टेंजेंट कैसे, मान लो ये पहले हमारी वैल्यू ये थी, तो एक टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ किया, फिर हमारी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये ऐसे और ये जाएगा ऐसे। तो आप मुझे बताओ ये वाला थीटा ज़्यादा है या ये वाला थीटा, यानी थीटा इनिशियल ज़्यादा है या थीटा फाइनल। तो हम क्या देख रहे हैं, जो थीटा फाइनल है वो कम है और इनिशियल वाला क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इनिशियल वाला ज़्यादा है और फाइनल वाला थीटा क्या है, कम है। तो अभी हमने क्या देखा, साइन इधर सारी वैल्यू m की किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि एंगल इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर थीटा i का ज़्यादा है तो साइन की वैल्यू जो tan की वैल्यू है थीटा i के लिए वो भी ज़्यादा आएगी, बट ज़्यादा वैल्यू किस में आएगी, वो नेगेटिव में। समझ आ गया नहीं आ गया। तो यहाँ से वैल्यू ज़्यादा यानी z लिख लेते हैं, नेगेटिव में ज़्यादा आएगी। और यहाँ पे फाइनल वाला जो हमारा थीटा है वो कम है, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, कम आएगी नेगेटिव में। तो जो वैल्यू नेगेटिव में कम होती है वो वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वैल्यू z की मतलब i की जो मतलब जब इनिशियल हमारा थीटा था तो वैल्यू z थी, अब वो ज़्यादा वैल्यू थी, ज़्यादा वैल्यू यानी माइनस में कम हो गई, तो ये वाली वैल्यू अब हमारी क्या हो चुकी है, कम, और ये वैल्यू क्या हो चुकी है, ज़्यादा। तो यानी वैल्यू कम हुई है ज़्यादा, तो वैल्यू ये इंक्रीज। इंक्रीज यानी कैसे, तो अभी देखते चलो, हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा आपके लिए। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो इनिशियल जो हमारा एंगल था ना वो था 53, और 53 की वैल्यू हमें पता है -4/3, क्योंकि माइनस लेंगे इधर से हम थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आंसर आएगा -1.33, ठीक है। फाइनल थीटा हो गया हमारा कितना, फाइनल थीटा हो चुका है हमारा 37 डिग्री, एज्यूम कर लिया हमने। तो 37 डिग्री कितना हो गया, -3/4 होता है इसकी वैल्यू। तो आंसर आएगा हमारा -0.75। अब आप मुझे बताओ -1.33 ज़्यादा है या -0.75, तो -0.71 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा थीटा क्या हो रहा है, थीटा हमारा कम हो रहा है, वैसे वैसे एक्स की वैल्यू क्या होने लग रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यानी जो स्लोप है
ये हमारा वैल्यू किसको दिखा रहा है, इंक्रीज वैल्यू दिखा रहा है x की, ठीक है। इसके बाद जो बेसिक फॉर्मूलाज है डिफरेंशिएशन के उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, यानी अगर हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाले तो उसका आंसर क्या आता है। देखो तो बच्चे देखो कांस्टेंट सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यानी 5 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, 5 की वैल्यू इज ऑलवेज 5। और डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव में हम निकालते हैं चेंज, तो 5 की वैल्यूज में कुछ चेंज नहीं आ सकता, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। यानी हम किसी डेरिवेटिव का अगर मतलब किसी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव निकालें तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। जैसे अगर मान लो y इज इक्वल टू हमें c दिया हुआ है और बोल रहा है कि dy बाई dx निकालो, तो यानी डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, यानी वो बोल रहा है कि चेंज कितना होगा किसी भी कांस्टेंट में। अब वो कांस्टेंट इसने हमें दिया हुआ है c, तो y की जगह हम रखेंगे यहाँ पे c। अभी मैंने आपको बताया किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये सबसे पहला रूल, सबसे पहली बात हमको पता होनी चाहिए बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर। नेक्स्ट क्या है बच्चे, पावर रूल। ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली हमारे पास, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होगा ये पावर रूल। पावर रूल इजी है और आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है, जितना फिजिक्स में हमको चाहिए। तो देखो जैसे मान लो y बराबर हमें दे रखा है x की पावर n और कह रहा है कि dy बाई dx निकालो। तो सिंपल कैसे करते हैं हम, सबसे पहले तो y की जगह जो वैल्यू से पुट करेंगे। तो जब हम पावर रूल करते हैं तो देखो ये जो पावर है इसको हम लिखते हैं आगे और देन जो भी पावर होगी उसमें से एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ज्यादा समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि अगर y बराबर x की पावर 6 दिया है और बोल रहा है फाइंड dy बाई dx, तो सिंपल उसको चाहिए कि यहाँ पे x की पावर 6 और dx को डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या करेंगे, पावर आगे लिखते हैं और एक पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी 5 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 6 x की पावर 5, ठीक है। तो अभी 1 गो में जाएंगे, यानी एक ही बार में हम आंसर देंगे बिना ज्यादा कुछ सोचे। अगर y बराबर x की पावर 3 है तो आंसर विल बी dy बाई dx का आंसर क्या होगा हमारे पास 3x स्क्वायर, यानी पावर आगे लिख के एक पावर कम कर दो, ओके। अगर y की पावर हमारे पास हो जाए 5, तो आंसर विल बी 5x की पावर 4। आई होप यू गोट दिस, आप लोग इस चीज को समझ चुके हो कि हम क्या करने रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपल पावर रूल में क्या होता है कि पावर को आगे लिखते हैं और देन एक पावर को कम कर देते हैं, तो ऐसे हो जाता है हमारा डिफरेंशिएशन पावर रूल की मदद से, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे कि हमने कोई एक कांस्टेंट ले लिया 5, तो 5 का dy बाई dx क्या आएगा, जीरो आएगा। अभी हमने देखा कि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो आता है, ओके। x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 आगे लिखेंगे और एक पावर कम कर देंगे तो 4x की पावर 3। नेक्स्ट थिंग, अगर हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन x की पावर 5, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो y बराबर दे दिया हमें 1 अपॉन x की पावर 5। 1 अपॉन x की पावर 5 को हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 5, ओके। तो जब हम यहाँ पे dy बाई dx करेंगे तो व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y, x की पावर माइनस 5 dy बाई dx, ओके। तो क्या होगा, पावर को आगे लिखेंगे तो पावर है माइनस 5 आगे लिख दिया, देन पावर में से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, सो वी गोट 5 x की पावर माइनस 6, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 5 अपॉन में x की पावर प्लस 6, ठीक है। नीचे जाने पर पावर हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया कि अगर y माइनस में दिया हुआ है हमको, जैसे y बराबर x की पावर माइनस 5 दिया था, तो इसका रूल पता क्या बनेगा, जो भी आपको ये दे रखी है पावर उसको आप लिखो आगे और अपॉन में करके एक इंक्रीज कर दो। वहां पे डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज यानी कर तो हम डिक्रीज ही रहे हैं, बट नीचे आके क्या हो जा रही है पावर 6। यानी अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द प्रोसेस के पावर में आगे लिखते हैं और फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बिना सोल्व करे जैसे फिजिक्स का स्टूडेंट को करना चाहिए वैसे अगर आप जाना चाह रहे हो तो सिंपल रूल क्या है कि माइनस वाला जो भी पावर दिया उसको आगे लिखो और अपोन में अगर x है तो यहाँ पे x लिखना है, फिर हमें एक पावर इंक्रीज कर देनी है और साइन को बदल देना है, ठीक है। चलो एक और ट्राई करते हैं, y बराबर अगर x की पावर माइनस 3 होता
तो एक तो तरीका है हमारे पास जो हम सीख चुके हैं, और एक सिंपल एंड इजी क्या होगा, -3 और x की पावर 4, इजी टू गो। ठीक है, हमको ऐसे हम जा सकते हैं। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या आया, -x की पावर 6। नेक्स्ट थिंग, अगर रूट आ जाए, रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो, अगर हमारे पास y बराबर √x आ जाए, तो देखो √x का मतलब होता है पावर हाफ, तो पावर हो जाएगी 1/2। तो जब मैं dy/dx करूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? आंसर यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे पहले तो। ओके, जब हम यहाँ पे dy/dx करेंगे तो जब मैं डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर लिख देते हैं, आगे तो लिख दी, और पावर में से क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, 1/2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1/1, एलसीएम 2, फिर यहाँ पे 2 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 2, सो व्हाट वी गोट, -1/2। तो अगर हाफ में से -1 करेंगे तो वैसे भी हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर -1/2। ओके, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2, और ये x चला जाएगा नीचे, और नीचे जाने पे ये पावर कैसी हो गई, प्लस की। और हम एक और बात जानते हैं ना कि पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। तो ये हो गया रूट। तो डायरेक्ट क्या हम याद रखें इसका, अगर देखो ये तो प्रोसेस हो गया, बट अगर हमें पता होना चाहिए रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखो अगर y बराबर √x दे रखा है ना, तो उसका dy/dx वेरी इजी। अगर √x है तो यहाँ पे लगाओ 2, और सेम √x को नीचे उतार दो, क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। ओके, ओके, तो ये हमें पता चल गया कि जो हमारे पास √x होगा उसका जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √x होगा। अच्छा, dy/dx, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, देखो वैसे तो मैथमेटिकल dx से dx कटेगा 1 आएगा। अच्छा, अगर देखते हैं, देखो जो हमारा रूल है उसके हिसाब से, तो देखो x की क्या करते हैं, यहाँ पे x की पावर 1 है, जब कोई पावर कुछ नहीं है तो 1 है इसका मतलब, ठीक है। तो पावर लिखते हैं हम आगे, और पावर में से एक कर देते हैं कम, तो 1, x की पावर 1 - 1 0, किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब 1, तो x की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 × 1, सो वी गॉट 1। तो dx अपॉन में dx का जो आंसर आएगा वो आएगा 1। आई होप ये पांचों के पांच एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे समझ चुके हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे ध्यान दे पा रहे हैं कि जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव जब ही मुमकिन है, देखो यहाँ पे हम डेरिवेटिव क्यों कर पाए, क्योंकि यहाँ भी x था और यहाँ पर भी x है, ठीक है। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी हमारे पास x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x, ठीक है। तो सेम वेरिएबल होना चाहिए। अगर देखो वेरिएबल यहाँ पर u है और यहाँ पर भी u है, तो हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा, 5, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर देंगे तो 5 u की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर क्या हो जाए, यहाँ पे x आ जाए और यहाँ पे u हो जाए, तो बच्चे इसका जो हमारा डेरिवेटिव है वो ये नहीं आएगा कभी, आप 5 u की पावर 4 कर दो। सो दिस इज रॉन्ग मेथड। राइट मेथड क्या है वो हम आगे देखेंगे, बट दिस इज नॉट द वे, ठीक है। जो नीचे है वही ऊपर होना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, इसका डेरिवेटिव कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते क्या है। ओके, नेक्स्ट बच्चे देखो कांस्टेंट रूल। व्हाट इज द कांस्टेंट रूल? कांस्टेंट मल्टीपल रूल, यानी अगर कांस्टेंट कभी किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो फिर कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, उसी को देखते हैं। y बराबर 2x की पावर 4। अब देखो क्या होगा, और बोलेगा कि dy/dx कैलकुलेट करो। तो जब हमें dy/dx कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो भाई देखो यहाँ पे ये है वेरिएबल और ये है वेरिएबल x की पावर 4, और 2 है हमारा कांस्टेंट। तो dy/dx करते टाइम अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले तो कांस्टेंट को ले लो बाहर, और जो डेरिवेटिव होगा वो सिर्फ किसका होगा, जो चीज वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या है, x की पावर 4 वेरिएबल है, तो x की पावर 4 का हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। 2 को एज इट इज हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू पावर आगे आ जाएगी यानी 4, और x की पावर में से एक कम कर देंगे यानी 4 - 1। सो व्हाट वी गोट फाइनली, 2 into 4 we get 8 here and x की पावर 3। ओके, आई होप यू गोट दिस। चलो, एक है y बराबर
3x⁴, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करोगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। वेरी इजी, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो कांस्टेंट का जो हमारा डेरिवेटिव होगा उसमें क्या होगा, कांस्टेंट हमारा आगे आ जाता है, देन वी जस्ट डू नॉर्मल डिफरेंशिएशन। ओके, नेक्स्ट है सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल को हम एग्जांपल की मदद से समझाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट इसको हम कैसे समझते हैं, देखो जैसे कि ये आपको कमेंट में आंसर करना है भाई, ठीक है। ओके, हाँ, जैसे कि हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x² प्लस x की पावर 1 ही ले लेते हैं, ठीक है, यानी x ले लेते हैं खाली। यहाँ पे x की पावर 5 हो मान लेते हैं, 2x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 9x²। मान लो ये सब प्लस में, अगर माइनस में भी होता है तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे माइनस भी लगा लेता हूँ। ये माइनस, तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसको बोले ना dy/dx करो तो करते हैं। देखो ये ऑपरेटर है d/d/dx, अब ये पूरे इस पे लगेगा, किस पे, 2x⁴ प्लस x की पावर 4 माइनस 9x², ये पूरे पे लग गया ऑपरेटर। अब क्या करेंगे हम, अलग अलग इनका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी dy/dx 2x⁵ का हमें करना पड़ेगा, फिर dy/dx x⁴ का हमें करना पड़ेगा, फिर माइनस है माइनस लगाओ, तो dy/dx 9x² का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नाउ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो भाई देखो ये यहाँ पे 2 आ गया कांस्टेंट और ये आ गया वेरिएबल, दोनों मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट ले लेंगे हम बाहर, और जब x⁵ का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 आ जाएगा आगे और पावर में 1 हो जाएगा कम, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये, प्लस का साइन है प्लस लगाओ, x⁴ का आपको पता चल गया, 4 आगे लिखो और x हो जाएगी 3, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस लगाना है, 9 आगे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, देन ये 2 आगे आ जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा, तो 2 में से 1 कम हुआ तो 1 बचा, तो x बचा हमारा केवल। तो इसको हम फाइनल ऐसे लिख सकते हैं, 10x⁴ प्लस 4x⁴ माइनस 18x, ठीक है। तो बच्चे ये तो मैथमेटिकल एक हमारा अप्रोच हो गया, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बट वी नीड टू डू डायरेक्ट, मतलब जल्दी से जल्दी हम अपना आंसर लाना चाहते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, dy/dx आपको ये अप्रोच लगानी, जैसे हमने बोला ये प्लस माइनस सब तो सबका डिफरेंशिएशन होगा, तो इजीली क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यानी 10 और x⁴ कम कर दो तो आंसर आ जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4x⁴ इस वाले स्टेप में, और देन इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई माइनस 18x। तो देखो ये हम लोग इस तरीके से हमको अपना आंसर को लाना है, ठीक है, डायरेक्ट, ऐसा नहीं पूरा स्टेप वाइज हमें करके दिखानी चीजें, वी जस्ट नीड टू डू द आंसर, हमें आंसर चाहिए, तो कैसे भी करो आप डायरेक्ट करो, जल्दी आपका आंसर आएगा, तो इससे ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद ये हमारा हो गया, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है कोई भी साइन हो तो वी जस्ट नीड टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का हमें डिफरेंशिएशन अलग अलग करना है, और जैसा साइन उसके बीच में लगा है वैसा साइन हम वहाँ पे लगा देंगे। तो आप ये वाला एक बार एग्जाम्पल ट्राई करना, ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल। नेक्स्ट हमारा जो है, कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। देखो ज्यादातर केसेस में साइन और कोस ही यूज होंगे फिजिक्स के अंदर, बट आप लोग सारे याद कर लेना, ताकि कहीं पे कोई क्वेश्चन अगर बने तो यू कैन डू इजिली, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो ये आप अपने मैथ्स वाले टीचर से पूछना, क्योंकि ये जो फिजिक्स में हमें जितना काम है उतना हम यहाँ पे करते हैं। तो देखो साइन साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है बच्चे कोस एक्स, और कोस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स, तो ये सबसे ज्यादा मेन है। इसके बाद टेन एक्स का आता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का आता है सेक एक्स टेन एक्स, कोट एक्स का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड कोसेक एक्स का आता है माइनस कोसेक एक्स एंड कोट एक्स। सो ये हमारे कुछ डिफरेंशिएशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, आपको एज इट इज याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखो एक ट्रिक इसमें है कि कुछ पे तो माइनस आ रहा है, तो देखो जिनके आगे भी सी आ रहा है, जैसे कोस, कोट और कोसेक, इनका जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इनके जो आंसर होते हैं ना उसमें क्या लगता है, माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो ये ट्रिक है, याद कर सकते हो ऐसे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देनी है, कुछ मिस्टेक्स आप अवॉइड करना चाहिए आपको, जो आपको पहले से मैं अवेयर कर देता हूँ। देखो भाई
साइन एक्स यहाँ पर भी x होगा तो ही कोस x होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर x आ गया और यहाँ पे x है तो हमारा आंसर पहली बात तो कोस स्क्वायर x नहीं आएगा, यानी जैसे मतलब साइन का कोस हो रहा है ना, तो साइन स्क्वायर x का कोस स्क्वायर x नहीं होगा, पहली बात ये आप जान लो। तो ये अगर अप्रोच लगा रहे हो तो ये गलत अप्रोच है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए था, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होना चाहिए था, जब जाके हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो ये वाली अप्रोच भी गलत हो जाएगी, कोस स्क्वायर x इसका आंसर नहीं आएगा। देन देखो साइन x यहाँ पर भी x और d अपॉन x यहाँ पर भी x, तो आंसर क्या है कोस x, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करा हमने, साइन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कर दिया अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना वो x के रिस्पेक्ट में नहीं एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर जो चीज़ है वही चीज़ अगर यहाँ पर है तो हमने देखा है अगर जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पे है तो साइन का क्या हो जाता है कोस हो जाता है, तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू x थी, यहाँ पे x की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये वाली अप्रोच हमारी करेक्ट अप्रोच होगी। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हमारा फर्स्ट हमारा लेक्चर ओवर हो चुका है जिसमें हमने बात करें डिफरेंशिएशन के बारे में। ओके, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 11, ये आपके लिए नीट जेई आप कोई भी एग्जाम देने की सोच रहे हो आप सभी के लिए ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये बेसिक लेक्चर है जिसमें आप क्या कर पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो कि हमें जाके डिफरेंशिएशन कहाँ पे करना है। अब इसका क्या क्या यूज़ है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी एप्लीकेशन क्या है डेरिवेटिव की। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो भाई ऐप पर जुड़े रहो हमारे साथ और सभी लेक्चर्स देखो इस मैथमेटिकल सीरीज में, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आगे फिजिक्स के लिए। ठीक है, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक वगैरह कर दो यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।